हेलो बच्चों इस क्लास में बात करेंगे हम बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं हम अपने जनरल एंट्रीज़ की। तो जनरल एंट्रीज़ में एक टॉपिक आपको करवाना था कंपाउंड जनरल एंट्री, मिश्रित लेखों के बारे में। मिश्रित लेखें तो कंपाउंड मतलब मिक्सचर। तो मिश्रित लेखा की बात करते हैं, कंपाउंड जनरल एंट्री की बात करते हैं। ये 3 टाइप की होती है। तो टाइप 1 में क्या होता है, अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें एक डेबिट हो रहा होता है, एक क्रेडिट हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने वेजेस पे किया है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक चीज़ डेबिट हो रही है, एक चीज़ क्रेडिट हो रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे कंपाउंड जनरल एंट्री की। तो उसकी पहली टाइप क्या बता रही है कि जिसमें थोड़े से ज़्यादा लोग डेबिट होते हैं। ज़्यादा लोग से कहने का मतलब है ज़्यादा अकाउंट, एक से ज़्यादा डेबिट होना लेकिन केवल एक क्रेडिट होना। बहुत सारे डेबिट, सिंगल क्रेडिट। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। ऑन 31 मार्च राम लिमिटेड पेड रेंट ₹1000, वेजेस ₹5000, कमीशन ₹3500 और कुछ और भी खर्चा मान लीजिए, सैलरी ₹16,500। तो कुल मिलाकर के 31 मार्च को राम लिमिटेड ने ये सारी चीज़ें पे की। रेंट भी पे किया, वेजेस भी पे किए, कमीशन भी पे किया और सैलरी भी पे की। अब अगर हमारे से जनरल एंट्री करने के लिए बोला जाए तो हम बिना किसी हिचक के, बिना किसी हेजिटेशन के हम आराम से एंट्री कर सकते हैं। इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट 5000 टू कैश अकाउंट 5000, कमीशन अकाउंट डेबिट 3500 टू कैश 3500, सैलरी अकाउंट डेबिट 16,500 टू कैश 16,500। तो लेकिन इसकी 4 जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। लेकिन हमें पता है कि चारों जनरल एंट्री एक जैसी नेचर की है। एक जैसी नेचर मतलब कि इसमें सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो क्या है? कैश। इसके अंदर भी कैश क्रेडिट हो रहा है, इसके अंदर भी कैश क्रेडिट हो रहा है, इसके अंदर भी कैश क्रेडिट हो रहा है, इसके अंदर भी कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हमें पता है कि जब इन चारों एंट्री में एक चीज़ कॉमन है, और इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही डेट पर होनी चाहिए। जब एक ही डेट पर कई सारे एक ही नेचर के अकाउंट आ रहे हों और उनमें कोई एक चीज़ कॉमन हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक ही जनरल एंट्री बना सकते हो। तो जब आपको पता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बार बार अलग अलग करने की बजाय आप एक जनरल एंट्री कर सकते हो। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? रेंट अकाउंट डेबिट 1000, वेजेस अकाउंट डेबिट 5000, कमीशन अकाउंट डेबिट 3500, सैलरी अकाउंट डेबिट 16,500। और इन सबका कॉमन क्या है? टू कैश। तो कैश को एक ही बार लिखा जाएगा, टू कैश। मतलब इन सबको जो आपको पता है कि डेबिट ये होने ही होने हैं और कैश क्रेडिट होना है, तो इन सबको एक बार इकट्ठा डेबिट कर दिया जाएगा एक एक करके, और कैश को इकट्ठा एक सबका टोटल करके फिर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका 16 और 3 19 20 26,000 रुपये। 26,000 रुपये हमने क्रेडिट कर दिया। उसकी नरेशन हो जाएगी नॉर्मल बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ये आपका पहली टाइप कि जिसमें बहुत सारे डेबिट हो रहे हो और एक सिंगल अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये इसी तरह से टाइप 2 बन जाएगी हमारी। टाइप 2 मैनी क्रेडिट्स एंड सिंगल डेबिट। इसी का बिल्कुल इन्वर्स समझ लीजिए। जब आपको बहुत सारे क्रेडिट नज़र आ रहे हो और एक सिंगल डेबिट नज़र आ रहा हो, इसी का उल्टा बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 31 तारीख को बहुत सारे खर्चे पे किए थे। अगर 31 तारीख या किसी भी तारीख को आपको एक से ज़्यादा जगह से पैसे मिल रहे हो, लेकिन डेट एक ही होनी चाहिए। जैसे ये था, अगर रेंट हमने पे किया होता 25 तारीख को, वेजेस पे किया होता 26 तारीख को, कमीशन पे किया होता 28 तारीख को, सैलरी पे की गई होती 31 तारीख को, तब हम कंपाउंड एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग डेट पर है। डेट एक ही होनी चाहिए और उसमें कोई भी एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर डेट एक ही थी और कॉमन क्या था? कैश।
तो इसलिए हमने सबको अलग अलग करने की बजाय एक ही एंट्री पास कर दी। ये थी कंपाउंड एंट्री। इसी तरह से मान लीजिए कि आपको 31 तारीख को या 20 तारीख को आपको कई जगह से पैसे मिले, आपको रेंट भी मिला, कमीशन भी मिली, डिविडेंड भी रिसीव हुआ, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ। तो जब 4 जगह से अलग अलग जगह से पैसा मिल रहा है लेकिन कैश मिल रहा है, तो आप एक जगह, अब मैं इसका एग्जांपल नहीं लिख रहा, डायरेक्ट एंट्री करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। ये भी आपकी इनकम ही होती है, टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। रेंट मिला है 5,000, ये मिला है 10,000, ये मिला है 12,000 और ये मिला है 20,000। तो टोटल मिलाकर आपको मिल गया 32, 42 और 5 47,000। और ये था अप्रैल 20 तारीख की एंट्री। तो अप्रैल 20 को आपको ये सारी चीज़ें रिसीव हो रही थी। तो जब आपको पता है कि इस तरह से ही है, सब जगह से पैसा मिल ही रहा है, तो कैश को अलग अलग एंट्री करने की बजाय अब अगर एंट्री आप अलग अलग करते तो क्या हो जाती? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। तो अलग अलग करने की बजाय जब एक ही डेट पे हमें पता है कि ये चारों एंट्री में कैश कॉमन है, तो आप अलग अलग करने की बजाय एक भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो इसके बाद इसकी नरेशन लिख दीजिए, बीइंग इनकम इज रिसीव्ड। ये थी आपके 2 टाइप के केसेस, जब बहुत सारे डेबिट हो रहे हो और एक सिंगल क्रेडिट हो रहा हो। दूसरे टाइप का क्या है, जब एक सिंगल डेबिट हो रहा हो और बहुत सारे क्रेडिट हो रहे हो। अब आपके माइंड में अपना भी आ गया होगा थर्ड टाइप क्या है हमारी, जब एक से ज़्यादा डेबिट हो और एक से ज़्यादा क्रेडिट हो, यानी कि बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, और पेपर में आने के पूरे चांस है, तो इसको ज़रूर कीजिएगा। जैसे एग्जांपल मैंने बनाया यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2018, डेट कोई भी हो सकती है, कंपनी के पास फॉलोइंग बैलेंसेज है, कंपनी के पास निम्न टाइप के बैलेंसेज हैं। इसमें आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में था कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो इसमें आप देखो आपके पास बैलेंसेस क्या क्या है। कैश है आपके पास 5800 रुपये का, स्टॉक है आपके पास 5,000 रुपये का, डेटर्स 2,500 रुपये के, फर्नीचर 4,800 रुपये के, आपको बाहर वाले लोगों का पैसा देना है 7200, आपकी कैपिटल लगी हुई है 10,900। तो इसमें जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स का हमेशा ध्यान रखिएगा डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज़ को मतलब एसेट्स को हमेशा डेबिट साइड से शुरुआत की जाती है। एसेट जितनी भी हो डेबिट साइड से लिखी जाती है, लायबिलिटीज़ जो होती है क्रेडिट साइड से लिखी जाती है, कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट साइड से लिखी जाती है। तो करना क्या है, आपने इस टाइप की जो कंपाउंड एंट्री दे रखी हो, ये कंपाउंड बैलेंसेस जो दे रखे हो, आपने इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है, जितने भी डेबिट वाली चीज़ें, जितने भी एसेट्स वाली चीज़ें हैं उन सबको पहले लिख लो डेबिट साइड में। कैश अकाउंट डेबिट 5800, ढूंढते रहना, जो जो एसेट्स नजर आए उसे डेबिट करते चले जाओ। ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है और ये भी एक प्रकार से लायबिलिटी ही है, कैपिटल। तो ये 4 एसेट है हमारे पास और 2 बैलेंस शीट में लायबिलिटी की चीज़ें हैं। तो कैश का बैलेंस दे रखा है 5800, डेबिट कर दिया। स्टॉक ये भी हमारी एसेट होती है, इसको भी डेबिट कर दिया 5,000 रुपये। डेटर्स ये भी डेबिट होता है, एसेट्स है 2,500। और फर्नीचर, मतलब जितनी भी एसेट्स नज़र आ रही थी उन सबको मैं डेबिट करता चला गया। और क्रेडिट किसको करना है, जो क्रेडिट मतलब लायबिलिटी वाले बैलेंस हो, जैसे क्रेडिटर, और भी अगर बैंक लोन भी होता उसको भी क्रेडिट कर देते हैं, बिल्स पेबल होता तो उसको भी क्रेडिट कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता उसको भी क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही लायबिलिटी दे रखी है तो उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। और जो कैपिटल है वो भी क्रेडिट साइड में ही आएगी, टू कैपिटल 10,900। और आप दोनों साइडों का टोटल देखोगे वो भी यही बनेगा। तो एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होता है। बीइंग बैलेंसेस ट्रांसफर के लिए T/F। तो दोबारा देख लीजिए, जितनी भी एसेट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बैलेंस दे रखे होंगे, कैपिटल का बैलेंस दे रखा होगा, तो जितनी भी एसेट्स के बैलेंस हैं उनको पहले डेबिट साइड में लिखिए। पहले डेबिट ही कंप्लीट कीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते कैश अकाउंट डेबिट 5800, टू क्रेडिटर 7200, फिर स्टॉक डेबिट। पहले डेबिट वाली चीज़ें सारी कंप्लीट की जाती है। तो पहले डेबिट में जितनी नज़र आ रही हैं उन सबको लिखते जाइए। नज़र आ रही है इसका मतलब कि जितनी भी एसेट्स हैं पहले उनको लिखिए। तो पहले एसेट्स का काम पूरा कंप्लीट कर दीजिए। क्वेश्चन में से जितनी भी एसेट्स नज़र आ रही है उन सबको लिखिए। उसके बाद जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनको लिखिए, लास्ट में कैपिटल लिखिएगा। तो ये तो पहचान आपको होनी चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। कैश एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, फर्नीचर एसेट है, मशीनरी, BR, AC, फ्रिज, ये सब सारी की सारी हमारी एसेट होती है। BR ध्यान रखिएगा। और लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। और कैपिटल तो आपको पता ही है। तो इस तरह से हम अपनी एंट्री कंप्लीट करेंगे। पहले डेबिट वाली चीज़, फिर क्रेडिट वाली चीज़। डेबिट में सारी एसेट्स, क्रेडिट में सारी लायबिलिटीज़ और कैपिटल। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर सपोज, ध्यान से समझिएगा, अगर सपोज यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस नहीं दे रखा होता, क्वेश्चन में बस खाली यहीं तक ही लिखा होता, यहीं तक ही 5 चीज़ें होती हैं: कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, क्रेडिटर, और कहता है कि जनरल एंट्री कंप्लीट करो। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में पहले सारी ये चीज़ें, यानी कि पहले सारी की सारी एसेट्स, फिर जो लायबिलिटी क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है ये, और कैपिटल चाहे बोला हो चाहे ना बोला, आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अपनी तरफ से लिखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, एसेट्स का जितना टोटल बन रहा है, यानी कि डेबिट का जितना टोटल है, उसमें से क्रेडिटर का टोटल या लायबिलिटी का टोटल, लायबिलिटी एक और भी हो सकती है, उसके टोटल को माइनस कर दो, इनके टोटल में से इनके टोटल को माइनस कर दो, तो ये अपना आप ऑटोमेटिकली बच जाएगा। मैं ये कब कह रहा हूँ? जब आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल ना दे रखी हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स जो होती है वो हमेशा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के बराबर होती है। तो एसेट्स का टोटल अगर इन सबका करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5800 प्लस 5000 प्लस 2500 प्लस 4800, 18100 रुपये। तो 18100 रुपये है, और लायबिलिटी का टोटल कितना है? 7200। तो ऑटोमेटिकली प्लस कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस आपके पास ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 10,900। एसेट्स हमेशा किसके बराबर होती है? लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। एसेट्स का टोटल आप देख सकते हो ऊपर 18,100 रुपये बन रहा है इसका टोटल। लायबिलिटी आपको दे ही रखी है क्वेश्चन में 7200। कैपिटल बाई चांस नहीं दे रखी होती, कैपिटल अगर होती नहीं है यहाँ पर, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। मैं अगर दे रखी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखी होगी तो आपको क्या करना है? कैपिटल ये नहीं कि ज़ीरो है, कैपिटल आपको निकालनी ही निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। तो कैपिटल कैसे निकलेगी? एसेट्स लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स का टोटल आ रहा है 18,100, रफ में करोगे आप। लायबिलिटीज़ का टोटल दे रखा है 7200, तो इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस करोगे तो कैपिटल का बैलेंस 10,900 आपके पास आ जाएगा। और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जिसमें आपको कैपिटल ना दे रखी हो। तो आपसे बोलेगा जनरल एंट्री कंप्लीट करो। जनरल एंट्री के लिए आपको कुछ बैलेंसेस दे रखा, कुछ एसेट्स के और कुछ लायबिलिटीज़ के। पहले आप एसेट्स लिख लेना, बाद में लायबिलिटी लिख लेना, लेकिन कैपिटल के अमाउंट को ज़ीरो मत लिख देना। कैपिटल का अमाउंट आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? एसेट्स के टोटल में से लायबिलिटी का टोटल को माइनस कर दो, तो बचा हुआ बैलेंस कैपिटल का होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 नंबर का आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में लेज़र स्टार्ट करेंगे।